हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर टारगेट पर। क्लास 12th मैथ आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज हम प्रश्नावली जो आखिरी आपकी है 13.3 उसको खत्म करने वाले हैं। आपके नवीनतम पाठ्यक्रम में मैं बता दूं कि अब मात्र 3 ही प्रश्नावली रह गई है, 13.1, 13.2, 13.3। तो 1 और 2 को पहले ही कंप्लीट करा दिया था हमने। 13.3 बाकी था, जिसमें हमने 1 से 2 पार्ट लिया था क्योंकि एक्सरसाइज लंबी थी। आज की क्लास में आखिरी सवाल तक ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मिसलेनियस रह जाएगा, और मिसलेनियस जो है सभी प्रश्नावली का मिक्सचर होता है, तो अलग से उसको हम प्रश्नावली का दर्जा नहीं देते हैं, उसको हम मिक्सचर मान के करेंगे आगे। ठीक है, तो प्रश्नावली के मामले में आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आइए जानते हैं आज हम कहां से कहां तक करेंगे। आज हम 13.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली से जो भी सवाल कोई भी इसमें से उठा के दे दे, लास्ट के जो 2 सवाल हैं उनको छोड़ के, क्योंकि वो बहुविकल्पी है, तो उन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी सवाल अगर एग्जाम में आया तो 7 से 8 नंबर में आएगा, और आएगा ये कंफर्म है, क्योंकि इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है और इसी प्रश्नावली पर बनता है। टॉपिक है बेज प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता। आइए आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा, उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। दिया है एक व्यावसायिक निर्माता के पास ABC मशीन ऑपरेटर है तथा प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर B तथा C छूट गया सर, यहाँ 3 B तथा C क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करते हैं। कार्य पर A कुल समय का 50% लगाता है, B कुल समय का 30% तथा C कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेज प्रमेय का जो भी सवाल है ये प्रतिलोम प्रायिकता पर आधारित है, यानी कि आपको उत्तर पता होता है, प्रश्न के बारे में पूछा जाता है। मैं एक बार सवाल को समझा देती हूँ। दिया है एक व्यावसायिक निर्माता के पास 3 तरीके के मशीन ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर A, ऑपरेटर B, ऑपरेटर C, जिसमें क्या है कि खराब वेस्ट मटेरियल का उत्पादन कितना करते हैं। ऑपरेटर A 1%, अगर 100 वस्तु बनाता है तो 1 वस्तु खराब करता है, यानी 1% वस्तु खराब होता है इससे। इसी तरह ऑपरेटर जो B और C है, B क्या करता है 5% खराब वस्तु उत्पादित करता है, मतलब अगर 100 वस्तु उत्पादन करेगा वो तो 5 उसमें से खराब बना देता है। C इसी तरीके से 7 वस्तु खराब बनाता है, यानी तीनों की यहाँ कमियां बता दी गई। खराब वस्तु कितने कितने बनाते हैं। उसके बाद कह रहा है कुल कार्य का जो A है ना 50% समय काम करता है, यानी अगर वो ज्यादा समय लगा के A काम करेगा तो यानी काम भी ज्यादा करेगा A, तो कह रहा है A 50% अकेले समय लगाता है काम में। B कुल समय का 30% लगाता है और C 20% लगाता है। इस तरीके से कितने कितने टाइम काम करते हैं दिया है। तो कह रहा है अगर एक खराब वस्तु का उत्पादन हो गया है तो इस बात की प्रायिकता बताइए कि उस खराब वस्तु को A ऑपरेटर ने बनाया था। तो ये सवाल है आपका। तो यहाँ मान लेंगे जो देता है उसे हम तुरंत मान लेते हैं A, तो इस बार A नहीं मान सकते हम, क्योंकि ऑपरेटर A भी दिया है। आप सभी जानते हैं, अगर आपने मेरा पिछला क्लास दिया है इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर आपने कवर किया है तो हाँ मैंने बेज प्रमेय का सारा भी प्रयोग बताया है। ये सवाल भी वैसा ही है, चेंज नहीं है, और इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका कोई भी क्लास मिस हो गया है तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम हमेशा रिजल्ट को A माना करते हैं फॉर्मूले में, क्योंकि A होता है, लेकिन इस बार ऑपरेटर A भी दे रखा है, तो यहाँ 2 बार A से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसके लिए हम इस बार E मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे E क्या दर्शा रहा है। E दर्शा रहा है खराब वस्तु का उत्पादन, खराब वस्तु का उत्पादन। E अगर खराब वस्तु को दर्शा रहा है, और एक और चीज मान लीजिए यहाँ 3 तरीके के मशीन ऑपरेटर है ना ABC, तो ये घटना E1 E2 मान लीजिए, E1 E2 E3 मान लीजिए। E1 क्या है ऑपरेटर A द्वारा
ऑपरेटर ए द्वारा उत्पादित वस्तु को दर्शा रहा है, उत्पादित वस्तु। यहाँ E1 हम मान लेते हैं घटना दर्शा रहा है कि ऑपरेटर ए ने कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया। इसी तरीके से E2 मान लेंगे, ये दर्शा रहा है ऑपरेटर बी द्वारा उत्पादित वस्तु, और E3 मान लेते हैं ऑपरेटर सी द्वारा उत्पादित वस्तु को दर्शा रहा है। तो ये सिंबल हमने ले लिया, ई मान लिया कि खराब वस्तु का उत्पादन को ई दर्शा रहा है, ऑपरेटर ए जो भी वस्तु बनाता है उसको E1 से दर्शा रहा है, बी वाला E2 से और सी वाला E3 से। अब सभी की प्रायिकताएं यहाँ सवाल में दिया है, हम नोट करने चल रहे हैं और हमें फिर निकालना क्या है, ये भी अच्छी बात है। हमें पूछा जा रहा है कि यदि एक खराब वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो प्रायिकता बताइए किसकी, कि उसे ए ने बनाया था, यानी खराब वस्तु का उत्पादन हो रहा है ज्ञात है, सप्रतिबंध प्रायिकता जो ज्ञात होता है वो नीचे होता है, तो खराब वस्तु को दर्शाएगा ई, यानी कि हमें निकालना क्या है, उसे ए द्वारा बनाया गया है। ए द्वारा बनाए जाने को हम घटना E1 माने हैं, यानी कि हमें घटना E1 अपान ई पूछा गया है एक्चुअल में, यानी खराब वस्तु ए ने बनाया, इस बात की प्रायिकता। खराब वस्तु को ई दर्शा रहा है, E1 दर्शा रहा है कि ए द्वारा बनाई वस्तु। ठीक है, तो ये चलिए आइए देखते हैं जो दिया है उसको नोट करें। तो Pe1 कितना आएगा, Pe1 मतलब प्रायिकता इस बात की कि ए ने कितनी वस्तु बनाया है, क्योंकि E1 ए को दर्शा रहा है। तो यहाँ शुरू में ही यहाँ दे दिया है बीच में प्रश्न में, कार्य ए कुल समय का 50% लगाता है। जब समय ज्यादा लगाएगा तो काम भी वही ज्यादा करेगा, जितना समय लगाएगा उतना ही तो काम करेगा। तो फिर 50% अगर ये समय लगा रहा है तो 50% उत्पादन भी ए ही कर रहा होगा। तो यहाँ पे Pe1 क्या हो जाएगा बताइए, 50% ये समय दे रहा है, तो यानी कि उत्पादन इसका 50/100 यानी कि 0.5 आने वाला है। इसी तरह अगर मैं पूछूं Pe2 कितना आएगा, Pe2 का मतलब क्या है, ऑपरेटर बी द्वारा उत्पादित वस्तु कितनी होगी, तो ये 30% का समय लगा रहा है। देखिए कुल समय का बी लगा रहा है 30% लगा रहा है, तो ये 30% वस्तु का ही उत्पादन करेगा। 30% यानी 30/100, ये वैल्यू आएगी 0.3। इसी तरह मैं पूछूं कि E3 कितना होगा, E3 मतलब ऑपरेटर सी कितनी वस्तुओं का उत्पादन करेगा, ये दिया है 20%, और 20% का मान क्या आएगा, 0.2 आएगा। क्लियर। अब हमने निकाल दिया कितना कितना E1 माने क्या है, ए द्वारा, कितना बी ने उत्पादन किया, ये कितना सी ने उत्पादन किया, ये आ गया। अब हम देखते हैं कितना किसने खराब वस्तु का उत्पादन किया, क्योंकि हमें खराब वस्तु पर प्रश्न पूछा है और डाटा भी खराब वस्तु का दिया है। तो आइए जानते हैं कि पी प्रायिकता ये क्या होगी, कि अगर E1 प्रायिकता क्या होगी, अगर E1 यानी कि ऑपरेटर ए द्वारा उत्पादित वस्तु, यानी ए ने कितनी खराब वस्तु का उत्पादन किया है, यहाँ E1 दर्शा रहा है ऑपरेटर ए और ई दर्शा रहा है खराब वस्तु, यानी ऑपरेटर ए द्वारा अगर खराब वस्तु कितनी बन रही है, ये कितना दिया है, देखिए ऊपर ही दिया है, ए 1% खराब वस्तु बनाता है। 1% मतलब क्या होगा, 0.01। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसी तरह मैं अगर पूछ लूं कि Pe/E2 क्या होगा, यानी कि खराब वस्तु ऑपरेटर बी द्वारा कितनी बनी होगी, तो ये दिया है ऑपरेटर बी कितना खराब बनाता है, 5%। बी तथा सी क्रम से 5 और 7%, यानी बी 5% है, पहला वाला बी होगा दूसरा वाला सी होगा, तो 5% का 5। इसी तरह मैं अगर पूछ लूं कि E/E3 क्या आएगा, E/E3 मतलब ऑपरेटर सी द्वारा खराब वस्तुओं का उत्पादन, तो खराब 7% बनाता है, तो 7% का मान है 0.07। यहाँ से हमने सबकी प्रायिकता निकाल लिया। अब हम क्या लगाएंगे, बेज प्रमेय क्या कहता है, बेज प्रमेय कहता है जो निकालना है उसे ले लो, यानी कि
E1 अपान E पूछा है, E1 अपान E मतलब खराब वस्तु उत्पादन हुई है तो उसे ए ने बनाया है, क्योंकि E1 ए को दर्शा रहा है। तो यहाँ जिसको पूछेगा वो ऊपर रहता है। बेस प्रमेय कहता है कि जिसको पूछा जाता है उसको ऊपर रखिए, नीचे सभी को लिख दीजिए। तो किसको पूछा गया? E1 को, तो क्या हो जाएगा? ऊपर होगा P(E1) गुणे में P E बटे E1 बटे में सब, यानी P(E1) गुणे में P(E बटे E1) प्लस P(E2) गुणे में P(E बटे E2) E बटे E2 प्लस P(E3) गुणे में P(E बटे E3। ये हो जाएगा संपूर्ण प्रायिकता नीचे में E1 का भी, E2 का भी, E3 का भी, और ऊपर में जिसके बारे में पूछा गया है E1 के बारे में, यानी कि E1 बटे E पूछा है तो ये ऊपर रहेगा, नीचे सब रहेंगे। E2 के बारे में पूछा होता तो ये ऊपर रहता, बाकी सब नीचे रहते। ठीक है, तो जिसको पूछेगा वही ऊपर रहता है। करना है कि सभी का मान हम लोगों ने यहाँ नोट किया है, इसको पुट करना, आंसर आ जाएगा आपका। तो आगे का काम हम इधर अगर करें तो यहाँ से हमारा P(E1 अपान E क्या आएगा? सभी का मान रखते हैं फटाफट से। P(E1 की वैल्यू है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे P(E बटे E1 का मान है 0.01 रख दिया। अब यहाँ से यही चीजें सेम यहाँ भी है तो ये मान यहाँ भी आ जाएगा, यानी यही सेम मान नीचे, तो 0.5 गुणे 0.01 प्लस यहाँ P(E2) गुणे P(E बटे E2, यानी ये दोनों है तो 0.3 गुणे 0.05, 0.3 गुणे में 0.05 प्लस यहाँ P(E3) गुणे P(E बटे E3, ये है आपका, ये रहा 0.2 और 0.07, तो हो जाएगा 0.2 गुणे में 0.07। आगे सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा? इसका गुणा करेंगे तो 5 आएगा, गुणा करने पर दशमलव आएगा आपका 1 2 3 अंक पे, तो 2 हो गया, ये 3 अंक। नीचे क्या होगा? ये भी सेम वही है तो सेम वही आएगा 0.005 और प्लस ये गुणा होगा तो 5 3 15 और 2 एक 3 अंक पे दशमलव, ये हो गया, प्लस यहाँ 7 दूनी में 14 और 3 अंक पे यहाँ भी दशमलव। तो इन्हें जोड़ेंगे अगर तो 0.005 ऊपर और नीचे क्या आएगा? यहाँ पे सबसे 3 अंक पे दशमलव है तो 5 5 10 4 14 और 1 1 2 और 1 3 और ये 0, तो 3 अंक पे ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी दशमलव है, तो ऊपर नीचे अगर हम 1000 से गुणा कर दें 1000 से तो दशमलव हट जाएगा, 5 बटे में 34 आएगा। और ये तो आपका फाइनल आंसर क्या आता है? P(E1 अपान E, P(E1 अपान E का मान यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे में 34। यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि अगर आपसे पूछ लिया खराब वस्तु ए ने उत्पादन किया है तो बताइए, तो हमने निकाल दिया। ये आपसे पूछ सकता था कि क्या प्रायिकता है कि खराब वस्तु को ऑपरेटर बी ने बनाया है, तो ऑपरेटर बी के बारे में पूछता तो आप यहाँ पे निकाल सकेंगे। अगर बी के बारे में पूछता, बी के बारे में, तो यहाँ पूछता P(E2 बटे E, ऐसे ही पूछ सकता था। ऐसे भी पूछने को पूछ सकता है कि अगर खराब वस्तु का उत्पादन हुआ तो उसे सी ने बनाया था, इसकी प्रायिकता बताइए। तो सी के लिए क्या हो जाएगा? सी के लिए क्या हो जाएगा? यही P(E3 अपान E। तो जो भी पूछेगा उसका आंसर आप कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये पूछता तो E2 वाला पोर्शन ऊपर रहता, नीचे में ये तीनों फिक्स रहेंगे। E3 के बारे में पूछता तो ऊपर E3 रहता, E1 नहीं रहता, तब नीचे सब रहेंगे। तो जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर रहता है, यही पेज प्रमेय है। तो सवाल सब एक जैसे हैं, पिछले क्लास में भी जो भी सवाल हुए हैं सब इसी पैटर्न पे हुए हैं, तो इसे जल्दी नोट करिए, अगले सवाल की ओर बढ़े। आइए बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल सवाल नंबर 12 है। दिखने में ये सवाल तो छोटा है बट सलूशन अगर किया जाए वास्तविकता में तो बहुत लंबा है।
लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से ही बताऊंगी। हालांकि सारे प्रोसेस को अपनाऊंगी जो भी मैंने पिछले सवालों में अपनाया है, ऐसा नहीं है इतना शॉर्ट बताऊंगी कि आपको एग्जाम में नंबर ही कट जाए, लेकिन एक्चुअल में मैं दोनों ही तरीका आपको समझा सकती हूँ। सवाल को बहुत बड़ा भी कर सकती हूँ और छोटा भी करके बताऊंगी, और यकीन मानिए दोनों में से आप जो भी तरीके से पेपर में लगा देंगे नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि हम प्रोसेस सारा ही फॉलो करेंगे, भले ही छोटे तरीके से करें या बड़े तरीके से। तो आइए देखते हैं इस सवाल को, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और आया हुआ प्रश्न है। मैं कहूँगी ये वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप इस प्रश्न को जरूर रखिएगा। आइए, क्योंकि इसका दिखने में छोटा है, सलूशन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ही करना पड़ेगा। आइए देखिए क्या दिया है। 52 ताशों की एक गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। ताश वाला सवाल बहुत ही फेमस है, जब भी आएगा तो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। देखिए क्या कह रहा है, 52 ताशों की एक गड्डी से एक पत्ता खो गया। अब शेष जो पत्ते बचे हैं उसमें से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब जो बचा खोने के बाद उस गड्डी से उसमें से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। जो ईंट के पत्ते हैं इसे हाईलाइट करिए। ये दिया है जो निकाले गए 2 पत्ते अब हैं वो क्या है, ईंट के पत्ते हैं, ये ज्ञात है। तो खो गए पत्ते की ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेज प्रमेय का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको उलझाने का कोशिश इस सवाल में किया गया है। आइए इसको करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो स्टेप हम फॉलो करते आए हैं अभी तक के बेज प्रमेय के सवालों में, सेम स्टेप यहाँ भी लगाएंगे। जो ज्ञात है उसे ए मानेंगे और जो घटनाएं बनेंगी उसे E1 E2 करके मानेंगे। तो यहाँ क्या ज्ञात है, जो ईंट के पत्ते हैं, कौन, जो 2 पत्ते शेष पत्तों से निकाले गए जो पत्ते हैं वो ईंट के हैं दिया है। तो यहाँ पे तुरंत मान लो, माना ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए दर्शाता है निकाले गए 2 पत्ते ईंट हैं। इस बात को दर्शा रहा है ए। यहाँ खोए हुए पत्ते की बात नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ शेष पत्तों में से जो पत्ता निकाला गया है उसे मैंने माना है, यहाँ वो ईंट का है, इसको ए दर्शा रहा है। अब यहाँ 2 घटनाएं दी हुई हैं, बन सकती हैं। कौन कौन घटना, सवाल बाकी पत्तों पे नहीं पूछा है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो E1 E2 घटना बनेगी ईंट के पत्तों पर बनेगी, क्योंकि ईंट पे प्रश्न पूछा है। तो यहाँ प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए। 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। तो खो गए पत्ते की ईंट के होने की प्रायिकता बताइए। जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है E1 E2 घटना भी तो उसी पे बनेगा ना। तो यहाँ 2 घटनाएं हम मान लेंगे E1 और मान लेंगे E2। मान लेंगे कि E1 रिप्रेजेंट करता है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है, और E2 रिप्रेजेंट करता है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। अरे भाई 52 में से कोई भी खो सकता है, तो ईंट हो सकता है, ईंट नहीं भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको जानकारी है कि ईंट होता कितना है ताश की गड्डी में। मैंने पूरा ताश की गड्डी का एक अलग से वीडियो आपको बना के दिया है। उसमें कौन से ईंट के पत्ते कितने होते हैं, चीड़ का पत्ता कितना होता है, पान कितना होता है, हुकुम कितना होता है, बादशाह बेगम कितनी होती हैं, गुलाम कितने होते हैं, तस्वीरें कितनी होती हैं, हर एक चीज, यहाँ तक कि रंग कितने होते हैं, सब बताया है। तो वो वीडियो आई बटन पे दिख रहा होगा। अगर आपको ताश के बारे में कंफ्यूजन है, कौन से पत्ते कितने होते हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने हर पत्तों को दिखाया भी है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं फिलहाल यहाँ। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि ईंट का जो पत्ता होता है वो 13 होता है। 52 में से 13 ईंट के पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि कोई मान आपको दिया नहीं है प्रश्न में, सारे मान आपको खुद ही निकालने हैं। तो आइए अब सभी घटनाओं को हम लोग निकालते हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 52 ताशों की एक
गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के हैं, तो खोए गए पत्ते की ईंट के होने की प्रायिकता। अब यहाँ समझिए, ईंट के बारे में पूछा है और आपसे कह रहे हैं अगर यह ज्ञात है कि जो पत्ता निकाला गया लास्ट में दोनों वो ईंट का है, यानी कि ए दर्शा रहा है जो निकाले गए पत्ते ईंट के हैं, तो खोया पत्ता ईंट का था, तो खोया हुआ पत्ता ईंट का है, इस बात को कौन दर्शा रहा है? घटना इवन। तो आपको पी इवन अपान ए निकालना है, ठीक है। यानी अगर ज्ञात है कि जो 2 पत्ते लास्ट में निकाले जाते हैं वो ईंट के हैं, तो खोया पत्ता भी ईंट का था, इस बात की प्रायिकता बताइए। तो ये पी इवन बटे ए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ सबकी प्रायिकता हमें खुद ही लिखनी पड़ेगी क्योंकि कोई मान नहीं दिया है। यहाँ ये देखते हैं, फिलहाल यहाँ सबकी प्रायिकता लिखते हैं। पी इवन क्या होगा? इवन दर्शा रहा है खोया हुआ पत्ता ईंट का था, तो ईंट के पत्ते की खोने की प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता किसकी? ईंट के पत्ते की खोने की। यहाँ खोया पत्ता ईंट है ना, तो कुल पत्ते 52 होते हैं। अब मैं बता दूं, ईंट का जो पत्ता होता है वो 13 होता है, कुल 13 ईंट के पत्ते होते हैं, तो 13 थी जो ईंट है, उन 13 में से कोई एक ईंट खो सकता है। और प्रोबेबिलिटी किस पे बनेगी? टोटल पर। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। खोने को तो 52 में से कोई भी खो सकता था, लेकिन ईंट का खोएगा, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? इन 13 बटे 52, यानी 13 ईंट में से कोई खो जाएगा, इसलिए 13 ऊपर और नीचे टोटल, ठीक है। तो कटेगा यहाँ पे 4 बार में, तो आएगा 1/4। अगर मैं पूछ लूं Pe2 क्या आएगा? Pe2 दर्शा रहा है खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं था, यानी ईंट के पत्ते की न खोने की प्रायिकता Pe2 दर्शा रहा है। तो एक बात बताइए, Pe2 कैसे आएगा? अब ईंट का पत्ता नहीं खोए, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो कुल पत्तों में 13 पत्ता तो ईंट ही होता है, तो अगर मैं 13 में से को भी शामिल करूंगी तो फिर तो ईंट भी खो जाएगा। अब हमें प्रायिकता निकालनी है, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, तो 52 पत्तों में 13 पत्ता तो ईंट का होता है, तो वो 13 अगर रहेगा तो फिर तो ईंट भी खो सकता है, इसलिए 13 अगर अलग कर दीजिए, 13 पत्ते नहीं, तो ईंट के कितने नहीं होते हैं 52 में? तो 52 तो ईंट और सब मिला के होते हैं, उसमें से 13 ईंट अगर माइनस कर दे तो आपका आएगा 39। 39 पत्ते हैं जो ईंट के नहीं होते हैं, बाकी उसमें 13 और जोड़ देंगे ईंट के पत्ते, तो टोटल 52 होता है। तो 39 ऐसी संभावना है कि ईंट का पत्ता ना खोए, कितने में से? 52 में से। 52 में से 39 पॉसिबिलिटी आएगी कि ईंट का पत्ता ना खोए, और 13 यहाँ पे 13 संभावना है, 13 अनुकूल परिस्थितियां आएंगी ईंट के पत्ते के खोने के, क्योंकि ईंट का पत्ता खुद ही 13 ही होता है। तो यहाँ P2 P1 हो गया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ आगे और ध्यान देने की जरूरत है, आगे हमें निकालना है PA बटे E1, यानी अगर E1 दर्शा रहा है खोया हुआ पत्ता ईंट है, यानी ईंट का एक पत्ता अगर खो जाता है तो 2 पत्ता ईंट का निकालने की प्रायिकता, क्योंकि ए दर्शा रहा है निकाले गए 2 पत्ते ईंट हैं, यानी कि अब हम इस परिस्थिति में निकाल रहे हैं कि अगर खोया हुआ पत्ता ईंट था, जो पत्ता खोया वो ईंट था, तो उसमें से अब 2 और ईंट निकाले जा रहे हैं ना, शेष 2 पत्तों में से, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें एक पत्ता नहीं निकालना है, अब 2 पत्ते निकालना है खोने के बाद, और वो भी ईंट का ही पत्ता खोया है। तो ईंट के टोटल पत्ते थे हमारे पास 13, इसमें से एक पत्ता खो गया है, तो अब पत्ते ईंट के कितने बचे? ईंट के पत्ते बचे 12, और कुल पत्ते अब कितने बचे? कुल पत्ते हमारे पास 52 में से एक कम हो जाएगा ना, क्योंकि एक पत्ता तो खो गया है। इस चीज को अगर हम लिखने में और जगह बर्बाद करेंगे, और ज्यादा समय पेपर में लेंगे, तो आपके लिए बाकी क्वेश्चन में कम समय रह जाएगा। इस चीज को आप रफ वर्क में समझ सकते हैं, मैं समझाने के लिए रफ वर्क का यूज कर रही हूँ, वरना इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तब। यानी कि अब ईंट का एक पत्ता खो गया है, तो 2 पत्ते और निकाले जा रहे हैं, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो 12 पत्तों में से पहला एक पत्ता ईंट का निकालेंगे तो 12 बटे 51, और फिर जब दूसरा एक और पत्ता निकालेंगे कि 2 पत्ते निकालने हैं, तो देखिए एक निकाले, अब फिर एक पत्ता निकल गया, एक तो खोया ही था, एक निकल गया, अब कितने ईंट बचे? 11 ईंट बचा,
और कुल पत्ते में से भी देखिए एक खोया था, एक निकाल दिए थे। अब कितने में से निकालेंगे? 50 में से निकालेंगे। तो ये हो गया आपका खोए हुए पत्ता अगर ईंट का था तो 2 और ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता। इसको ऐसे ही रहने देंगे, गुणा नहीं करेंगे। अभी आगे हल करेंगे तो कट ही जाना है सबको। आगे अब समझिएगा, यहाँ पे अगर खोया पत्ता ईंट का नहीं था तो 2 पत्ते ईंट के निकालने की प्रायिकता। ईंटू दर्शा रहा है, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं था, यानी अगर खोया पत्ता ईंट नहीं कोई और पत्ता खोया था तो 2 और ईंट के पत्ते निकालने की अब क्या प्रायिकता होगी? तो अब देखिए, अब पत्ता जो खोया है, एक पत्ता खोया तो है लेकिन वो ईंट नहीं था, तो हमें 2 ईंट के ही पत्ते निकालने हैं ना। तो अनुकूल परिस्थितियां एक ईंट के लिए अभी भी 13 का 13 बचेगी क्योंकि ईंट नहीं खोया है, लेकिन कुल परिस्थितियां 51 होंगी क्योंकि एक पत्ता तो खोया ही है ना, चाहे भले ईंट ना था। तो 13/51। यहाँ 12/51 क्यों हुआ था? ईंट ही खोया था और कुल पत्ते में से एक पत्ता खोया था, तो हर दोनों का बराबर है, लेकिन अंश चेंज हो गया क्योंकि यहाँ एक पत्ता ईंट ही खोया था, यहाँ ईंट नहीं खोया था। अगला आप दूसरा पत्ता निकालेंगे तो क्या होगा? अब ईंट एक निकाल दिए ना, तो दूसरा ईंट जब निकालेंगे तो अब 12 ईंट बचेगा और कुल पत्ते में एक खोया ही था, एक यहाँ पे निकाले, एक और निकालेंगे तो अब 50 ही बचेगा। ठीक है, तो 12/50 ये हो गया आपका कंप्लीट घटनाएं। जो भी चाहिए था हमें आ गया इस मान को लाने के लिए। अब हम बेस में लगा सकते हैं, हमारा आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ऐसे अभी तक आप ऐसे लिख लिख के निकालते तो बहुत लंबा जाता, तो यही मैं कह रही थी कि इस चीज को अगर आप समझ पाए हैं तो ये शॉर्ट में हो गया और आपका नंबर भी नहीं कटेगा। आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं बेज प्रमेय से इसका मान। अब यहाँ क्या करेंगे? बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय कहता है कि जो निकालना है, क्या निकालना है? P(E1/A) वही ऊपर रहता है, यानी P(E1) गुणे में PA/E1 बटे में ये सेम P(E1) गुणे में PA/E1 और प्लस एक बार P(E2) गुणे में PA/E2। नीचे में टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, ऊपर जिसको पूछता है वो रहता है। अगर आपसे पूछता है कि इस बात की क्या प्रायिकता है, अगर ज्ञात है कि 2 पत्ते जो निकाले जाते हैं वो ईंट के हैं, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं था, तो ईंट वाला पोर्शन ऊपर आ जाता और नीचे यही रहता। ठीक है, सबका मान ऊपर है, रख दीजिए लाके। यहाँ पे क्या हो जाएगा? P(E1) का जो वैल्यू है 1/4 है और PA/E1 का मान इतना बड़ा है, सेम रख देंगे ऐसे ही 12/51 गुणे 11/50। नीचे इसका ये सेम मान है तो सेम वैल्यू आएगा 1/4 12/51 और गुणे 11/50 प्लस P(E2) गुणे PA/E2 ये रहे दोनों, तो 39/52। ये कट भी सकता था, 13 यहाँ पे 13 39 13 चौके 52 3/4 रख सकते हैं इसको, तो इतना बड़ा मान रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे हम 3/4 लिख सकते हैं। और इसका मान ये रहा PA/E2 का मान 13/51 गुणे में 12/50। आगे सिंप्लीफाई यहाँ पे हम अगर करें तो हमारा P(E1/A) क्या आ जाएगा? P(E1/A) हमारा यहाँ से आ जाना क्या है? यहाँ पे देखिए काट, यहाँ जोड़ने से अच्छा है कॉमन लेके काट दिया जाए, तो ऊपर सेम रहने दीजिए एक बार। 1/4 और जो भी दिया है 1/4 दिया है, 12/51 दिया है, गुणे है, सब गुणा है, इनटू यहाँ पे 11/50 दिया है, 11/50 बटे में इन दोनों में देखिए कॉमन क्या क्या है? 1/4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/4 कॉमन ले लिए, गुणे में अब देखिए 11/51 नहीं लेकिन 12/51 यहाँ भी है और 12/51 यहाँ भी है, क्योंकि सब गुणे में है तो ले सकते हैं। ऊपर 12 नीचे 51 कॉमन हो गया। और देखिए 11 कॉमन नहीं लेकिन 1/50 कॉमन है बटे में, यहाँ भी है तो 1/50 कॉमन ले लिए। अब क्या बच जाएगा? यहाँ पे देखिए 12/51 1/4 1/50 कॉमन हो गया है, केवल 11 बचा और प्लस यहाँ पे 3 बचा है, 1/4 कॉमन 12/51 कॉमन
50 का, तो 13 तिया 39 केवल बचा, केवल 39 बचा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ऊपर वाला जो भी मान है यहाँ कई मान कट जाएंगे, 1/4, 12/51, 1/50 भी कट गया, तो फाइनली ऊपर क्या मिला, ऊपर बचा है केवल 11 और नीचे जोड़ देंगे 9 1 10 और 3 1 4 1 5 50, 11/50। तो फाइनली आपका P E1/A का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 11/50 और यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। यानी कि अगर ज्ञात है कि दो निकाले गए पत्ते ईंट के हैं तो खोया पत्ता ही ईंट का था, इस बात की प्रायिकता 11/50 हो जाएगी। तो यहाँ तक ये सवाल है, और ज्यादा लिख के करते हैं पत्ते के बारे में, यहाँ डिटेल देते हैं कौन से पत्ते कितने होते हैं, तो एक्स्ट्रा समय लगने वाला है। तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं कि कौन से कितने पत्ते होते हैं आप एग्जामिनर को बताओ, आपको यहाँ एग्जामिनर को ये नहीं समझाना कौन से पत्ते कितने होते हैं, बल्कि ये समझाना है कि वेद प्रमेय कैसे आप लगा रहे हैं, कौन से पत्ते कितने होते हैं आप जानते हैं, ये शो करना है उसमें। तो आपको यहाँ नॉलेज है कौन से पत्ते कितने, तो ये मान डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, तो इसे फटाफट से नोट करिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13 जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन, लेकिन कहने मात्र के लिए बहुविकल्पी है, बिना हल किए आप इसका आंसर नहीं कर सकते। बीज प्रमेय का जो भी प्रश्नावली है ना, बिना हल किए इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, ये ध्यान रखना। भले ही ये बहुविकल्पी प्रश्न है, काम आपसे उतना ही करवाने वाला है जितना आपने पिछले सवालों में किया है। आइए सवाल को पढ़िए, दिया है ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, यानी ये सच बोलता है, इसकी प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, वास्तव में चित्त ही प्रकट हुआ है, इस बात की प्रायिकता इन ऑप्शंस में से क्या होगी। अब बताओ, क्या बिना हल किए आप इसका आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। कैसे लगना है इसको, कैसे सॉल्व होगा? यहाँ जो देता है, जो ज्ञात होता है वही हमारा ए होता है, लेकिन ए हम मान लेंगे अगर, तो यहाँ सवाल में भी ए ही दे रखा है, कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम इस बार रिजल्ट को ई मानते हैं। यहाँ समझिएगा कि क्या ज्ञात है, यहाँ जो ज्ञात है उसको नोट करिए, सवाल में जो ज्ञात है हम उसे नोट करते हैं और उसे ई मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए दे रखा है पहले से, तो ए नहीं मानेंगे, तो मानेंगे घटना ई जो ज्ञात है। क्या ज्ञात है? तथा यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, ये ज्ञात है कि ये क्या बता रहा है, चित्त आया है, तो ए के चित्त आने की घटना, यानी ए के चित्त आने की घटना या ए के चित्त आना, ए के चित्त आना बताना, यानी ए बता रहा है कि चित्त आ रहा है, इस बात को हमने ई मान लिया। अब हमें यहाँ दो घटनाएं हैं, वास्तव में यहाँ पे किस पे, चित्त पे सवाल पूछा है, तो E1 E2 दो घटना बनेगा, वास्तव में चित्त आया है कि नहीं, है ना। तो यहाँ E1 मान लीजिए E1 में मान लेते हैं वास्तव में चित्त आना, और E2 मान लेते हैं चित्त नहीं आना, E2 मान लेते हैं कि चित्त न आना। ए तो चित्त ही बता रहा है, चाहे चित्त आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके सच बोलने और झूठ बोलने की प्रायिकता है ना, तो या तो सच बोला होगा या झूठ बोला होगा, लेकिन वो बता यही रहा है कि सिक्का उछालने पर चित्त ही आया है, तो इसे हम मान लिए ई, ये रिजल्ट है, ज्ञात है। यहाँ दो घटना बना कि E1 और E2 वास्तव में चित्त आया था तो चित्त बताया था, या E2 यानी चित्त ना आया तो भी उसने चित्त बता डाला। तो आइए देखते हैं क्या क्या होंगी। तो पहले तो हम प्रायिकता P E1 निकाल देते हैं, कितना होगा, यानी वास्तव में चित्त आएगा, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो एक सिक्का जब उछालोगे तो उसमें चाहे हेड आता है चाहे टेल, यानी चाहे चित्त या पट, तो दोनों की बराबर पॉसिबिलिटी होती है, हाफ हाफ, तो चित्त वास्तव में आएगा, इसकी प्रायिकता 1/2 है, तथा
था Pe2 यानी कि चित्त नहीं आएगा वास्तव में, इस बात की प्रायिकता भी 1/2 है, क्योंकि हेड और टेल दो ही में से तो आएंगे, तो आधा संभावना इसका आधा इसका। अब देखो, अब मेन बात यह है कि चित्त आया है, इवन दर्शा रहा है, लेकिन चित्त आने पर ए चित्त बताया है, यानी ये सच बोला है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि P इवन अपॉन ए अपॉन इवन, यानी कि इवन दर्शा रहा वास्तव में चित्त आया और ए ने भी क्या बताया, चित्त आया है बताया है, तो इस बात की प्रायिकता कितनी है। अब यहाँ क्या ये दोनों बातें आपस में मैच खा रही हैं, यहाँ से पता चल पा रहा है क्या कि ए सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपको सवाल में सच और झूठ पे सवाल दिया है। यहाँ समझिए, इवन कह रहा है कि क्या आया है, सिक्का पर चित्त आया है, और ए भी उत्तर क्या दे रहा है, चित्त आना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चित्त आया भी है, चित्त उत्तर भी दे रहा है, यानी सच बोल रहा है ना, जब चित्त आया है और चित्त ही बता रहा है, यानी उत्तर तो उसने सच में दिया है। तो कह रहे ए की सत्य बोलने की प्रायिकता ही 4/5 है, तो निकालना नहीं है भाई, ये दे रखा है कि चित्त आने पर चित्त ही बता रहा है, यानी सत्य बोल रहा है, ये हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। अब यहाँ से हम निकाल दें अगर P(a/E2), अब यहाँ गड़बड़ हो गई, E2 कह रहा है कि चित्त नहीं आया है, E2 क्या बता रहा है, घटना, चित्त न आने की घटना बता रहा है, लेकिन ए यहाँ ए नहीं लिखेंगे, ए तो यहाँ है, इस घटना को हमने ई माना है ना, तो यहाँ ए ना लिख के क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। फॉर्मूले में ए होता है, लेकिन यहाँ ए नाम भी दे रखा है ना, तो यहाँ ई लिखेंगे। तो यहाँ पे Pe/E2 मतलब क्या, E2 कह रहा है चित्त नहीं आना है, ई कह रहा है तब भी क्या है, ए क्या बता रहा है, चित्त बता रहा है। चित्त नहीं आया है तो फिर चित्त बता रहा है, मतलब झूठा है, झूठ बोल रहा है। तो सच और झूठ मिला के 100% होता है। तो अगर इसने की सच बोलने की संभावना इतनी है, तो झूठ बोलने की संभावना कितनी होगी, एक में से घटा देंगे सच बोलने की संभावना, तो झूठ बोलने की संभावना आ जाएगी। तो 5 कम 5 में से 4 घटेगा, 1/5 पॉसिबिलिटी है कि झूठ बोल रहा है। ठीक है, यहाँ सच में चित्त आया था तो उसने चित्त बताया, इसकी प्रायिकता यानी सच बोलने की प्रायिकता। टेल आया था यानी पट आया था, फिर भी चित्त बताया, तो हमें टोटल में 1 में से घटा देना पड़ेगा, सच बोलने की प्रायिकता तो झूठ बोलने की आ जाएगी। तो यहाँ सब आ चुकी है। हमें पूछा क्या है, इस बात को भी ध्यान दे दीजिए, कर वास्तव में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, यानी अगर ज्ञात है कि ए क्या है, चित्त आने को बता रहा है, तो वास्तव में चित्त आया है, यानी ये सच बोल रहा है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी, यानी इवन वास्तव में चित्त आया था, इस बात की क्या प्रायिकता होगी, इवन चित्त को दर्शा रहा है, चित्त आने को। अब हम बेज प्रमेय लगा लें। बेज प्रमेय कहता है जिसके बारे में पूछता है P(1/E), उसे ऊपर रखो, यानी P(1) को ऊपर लिखो, गुणे में P(a/E1) और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी E1 भी E2 भी, तो P(E1) गुणे में P(a/E1) प्लस P(E2) गुणे में P(a/E2). ये फार्मूला है, लेकिन ए हम बार बार लिख दे रहे हैं क्योंकि फार्मूले में ए था। यहाँ पे हमने सिंबल ए की जगह पे क्या लिया, ई लिया है ना, तो यहाँ ई बना लेंगे, ई। जहाँ भी मैंने ए लिख दिया है गलती से, क्योंकि आदत पड़ गई है ना फार्मूले की, तो बार बार मेरे से ए लिखा जा रहा है, बट ये क्या है, ई है, यहाँ पे हमने ई माना है ना। क्लियर? तो ये गुणे ये गुणे की, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। ऊपर भी पूछा है इसके बारे में, E1 के बारे में, तो हमने E1 को ऊपर लिख लिया। अगर E2 के बारे में पूछता तो हम क्या करते, E2 को ऊपर लिखते, नीचे में तभी भी यही रहता। सभी मानों को यहाँ से ला के रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे का काम अगर हम यहाँ करें तो P(E1/E) क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, मान रख दीजिए P(E1) गुणे P(E/E1), 1/2 गुणे 4/5, 1/2 गुणे में 4/5, बटे में ये सेम है, तो यहाँ पे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, यही 1/2 4/5 प्लस Pe2 गुणे में Pe/E2, Pe2 ये रहा ये दोनों मान, 1/2 गुणे में 1/5, जो कॉमन
लीजिए, तब हल करिए। कॉमन लेके काट पीट दीजिए, तो वहाँ तो ऊपर में 1/2 4/5 है ही, नीचे में कॉमन क्या है अगर ध्यान से देखिए तो 1/2 कॉमन है और 1/5 भी कॉमन है। ऊपर बचेगा केवल 4 और यहाँ बचेगा केवल 1। तो यहाँ देखिए हाफ कट गया, बट्टे में 5 कट गया, तो ऊपर 4 बचा, नीचे में बटा 5, नीचे में 5 बच गया, ऊपर में 4 बच गया। और यही है आपके P(E1/E) का मान 4/5। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए ने बताया है कि चित आया है तो सच में चित आया था, इस बात की प्रायिकता, वास्तव में चित आया था, इस बात की क्या प्रायिकता है, 4/5 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ प्रश्न की भाषा बदल सकती थी, ए ने सच बोला था, इस बात की क्या प्रायिकता हो जाएगी, अगर कहता तो भी यही मान निकालना पड़ता, क्योंकि देखिए इसने चित बताया, चित ही आया, यानी सच बोला। तो यहाँ भाषा चेंज भी कर सकता है प्रश्न की, ए ने सच बोला था वास्तव में, इस बात की क्या प्रायिकता है, तो भी आपको यही मान निकालना होता। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में 4/5 दिया, ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया है, तो ए इज द राइट आंसर। इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ देखिए बहुविकल्पी प्रश्न भी आपसे उतने ही काम करवा रहा है, इसलिए मैंने कहा था ये प्रश्नावली कभी भी आ गई तो आपको अच्छा खासा नंबर दे के जाएगी, और आती हर बार है, इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। लास्ट क्वेश्चन बचा है, जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर प्रश्नावली के मामले में खत्म हो जाएगा। मिसलेनियस बचेगा, उसमें भी 4 से 5 सवाल रह गए हैं, जल्दी से निपटा लिया जाएगा। चलिए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन को भी खत्म कर देते हैं। देखिए सवाल क्या दिया है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, दिया है यदि ए, सवाल नंबर 14 है, यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी तथा पी बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो निम्न में से कौन ठीक है। ये ऑप्शन आपके रहे, पी ए बटे बी बराबर दिया है पी बी बटे पी ए, यहाँ बी ऑप्शन दिया है पी ए बटे बी छोटा है पी ए के, और सी ऑप्शन दिया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन एक जैसे ही हैं, लगभग सारे ही ऑप्शन आपके एक जैसे नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ गड़बड़ी होने की आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं। इस सवाल को हल थोड़ा सा कर देंगे, थोड़ा सा ही करने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं होगी। ये सवाल जो है पिछले प्रश्नावली पे बेस्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि ए सबसेट है बी का। इसको पकड़िए, दिया क्या है, दिया है आपको ए इज सबसेट ऑफ बी। इस बात को क्या आप समझ रहे हैं, ए बी का उप समुच्चय है, और जब ए बी का उप समुच्चय है मतलब क्या है, ए पूरा का पूरा बी के अंदर है। अगर मैं एक डायग्राम से समझाऊं तो अगर ये मान लीजिए ये वाला सर्कल, बाहर वाला सर्कल बी है, तो ए इसके पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा, ए होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ए सबसेट बी का मतलब क्या है, ए पूरा का पूरा बी में है, तो बी अगर बाहर वाला सर्कल है तो अंदर वाला ये सर्कल ए होगा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, क्या ये बात आपको डायग्राम वाली समझ में आ रही है? अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि ए, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी ए और बी के अंदर कॉमन कौन सा हिस्सा होगा, ऐसा कौन सा हिस्सा होगा जो ए के अंदर भी होगा और बी के भी अंदर होगा। तो अगर मैं कहूँ बी, तो ये गलत जवाब होगा, क्योंकि बी में तो है ही पर उसमें ए नहीं है। बी का ये हिस्सा जो है जिसमें जो ए के हिस्से में नहीं आ रहा है, तो ये बी नहीं होगा, बल्कि ए इंटरसेक्शन बी का मान ए हो जाएगा, क्योंकि ए वाला जो पार्ट है ये है, और ये पार्ट ए के अंदर भी आ रहा है, और बी को रंगो तो बी के अंदर भी आ रहा है, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हम दोनों की प्रोबेबिलिटी ले लें तो यहाँ कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखिए सवाल आपका सप्रतिबंध प्रायिकता में दिया हुआ है, ऑप्शन जो भी है, तो हम क्यों ज़्यादा दिमाग वेस्ट नहीं करेंगे अपना, सीधे हम भी सप्रतिबंध प्रायिकता लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकाल देंगे पी ए बटे बी, सब में ए बटे बी ही दिया है, तो पी ए बटे बी याद करिए हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा है, जो
यहाँ पे बट्टे में होता है वो यहाँ भी बट्टे में होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन बी, यानी कि पी ए बट्टे में होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में नीचे वाला यानी पी बी। अब यहाँ पे अगर देखें तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ही क्या है, पी ए है इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से हम पी ए बट्टे में बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, ये सेम वैल्यू है पी ए और नीचे में तो पी बी ऑलरेडी दे रखा है, तो ये कहाँ से मिला हमें, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 से क्या है, इसके जगह पे हमने पी ए रख दिया। अभी आपको ऑप्शन में ये दिख भी रहा होगा, इस टाइम जो दिया है ना, आपको ऑप्शन ए मैच भी कर जाएगा थोड़ा बहुत, कितने बच्चे तो ऑप्शन ए लगा भी देंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे बी ऊपर दे रखा है, ए नीचे दे रखा है, तो ये जल्दी जल्दी में गलती होती है, ऑप्शन ए टिक कर देते हैं, तो ये आंसर अलग आ रखा है, इधर अलग दे रखा है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर नीचे बी है तो यहाँ भी नीचे भी रहना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो ऑलरेडी आपका गलत आंसर है ना। अब ऑप्शन आपके पास 3 और बचे, एक नन दिया है, तो इन दोनों में ही आपको देखना है, क्लियर। तो ये मान आएंगे कैसे, इस बात को ध्यान रखिए, क्या ये छोटा आएगा या बड़ा आएगा, ये डिसाइड करना है। तो यहाँ पे एक और वैल्यू दे रखा है आपका कि पी बी 0 के बराबर नहीं है, यहाँ दे रखा है कि पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जो हर है ना इसका, ये 0 के बराबर नहीं है। और किसी भी चीज की प्रायिकता जब 0 के बराबर तो नहीं है तो 1 से ज्यादा भी नहीं होती है, ये भी आप जानते हैं। प्रायिकता कभी भी 1 के बराबर हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 1 का मान होता है 100%। किसी चीज की पॉसिबिलिटी 100% हो सकती है, 100 से ऊपर थोड़ी ना होगी। तो 100% का मान चूंकि प्रायिकता में 1 होता है, तो यहाँ पे पी बी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन पी बी जो है ना ये बहुत होगी, या तो यहाँ बड़ा कभी भी नहीं हो सकती, बड़ा नहीं होगी, या तो छोटी होगी या बराबर होगी किसके, 1 के। क्लियर है, क्योंकि किसी भी चीज की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए छोटी हो सकती है या बराबर हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे हम इसका यूज यहाँ पे करने वाले हैं, जो हमने यहाँ पे लिया था। तो आपका जो पी ए बटे बी होगा क्या एक्चुअल में, ये मान क्या होगा, जब बी का मान 1 के या तो छोटा है या 1 के बराबर हो सकता है, तो आपका जितना छोटा बटे वाला मान जितना छोटा रहेगा, अंश उतना बड़ा होता है। कैसे मैं दिखाऊं, यहाँ 4/5 है और यहाँ 4/3 है। अगर 5 बड़ा है, अंश यहाँ पे हर का मान बड़ा है, तो भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.8 आएगा। लेकिन जब हर का मान छोटा है तब भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1.3 या इसके अप्रोक्स आएगा। तो यहाँ देख क्या पा रहे हैं आप लोग, यहाँ देख रहे हैं कि हर जितना बड़ा होता है मान उतना छोटा होता है, लेकिन हर जितना छोटा होता जाता है अंश उतना ही बड़ा होता है। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि बी का मान छोटा है तो 1 से या तो 1 के बराबर हो सकता है। तो 1 से जब किसी चीज में भाग, मान लो 1 के बराबर है, तो 1 से भाग दोगे तो इसी के बराबर हो जाना है, और इसे छोटे मान से भाग दोगे तो ये 1 से बड़ा आएगा। समझ में आ रही बात। तो यानी कि ये मान अंश वाला बड़ा हो जाएगा, तो ये बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है किसके, पी ए के, क्योंकि यहाँ पे पी बी का मान हमने 1 के अप्रक्ष में ले लिया है, 1 के आसपास में ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, इस चीज को जो भी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ गड़बड़ी के बहुत चांस होंगे, एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे हो सकता है। आप ऑप्शन को देख के अनुमान लगा सकते हैं। तो फाइनली ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई। यहाँ पर 24, इसमें मात्र 14 सवाल थे, हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। तो समझिए अगर इसको आपने कर लिया तो 7 से 8 नंबर बना लिया एकमात्र प्रश्नावली के इन 14 सवालों से ही। तो मुझे उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट रह गया है तो वीडियो में तुरंत लास्ट में देखने के बाद आप कमेंट जरूर कर दीजिए कि क्या डाउट आपको रह गया, कौन सी बात समझ में नहीं आई किस सवाल में। उस चीज़ को मैं कोशिश करूंगी अगले क्लास में जरूर क्लियर करा दूंगी। साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।
चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये फ्री क्लास सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करने और आपकी हेल्प करने के लिए दी जा रही है। तो अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर टैग कर दीजिएगा ताकि उनका भी टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये लास्ट चैप्टर है, आप सभी जानते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।